हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ट्राइब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाले सब्जेक्ट का। तो हमारा जो यूनिट 3 है वो है एन ओवरव्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स दिए हुए हैं एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। तो हम एक एक करके सारे स्कीम्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो स्कीम दिया है वो निर्यात बंधु स्कीम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो निर्यात बंधु स्कीम है वो लॉन्च किया गया था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। और इसमें मेन ये था कि जो भी एक्सपर्ट्स थे, जो भी एक्सपोर्टर्स थे, एक्सपोर्टर्स, उनको इसमें मेंटोर कहा गया है। वो मेंटोर बता स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो कि एक्सपोर्टर्स में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर स्मॉल एक्सपोर्टर्स को रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, इस स्कीम का मेन एम था। अब देखते हैं कि इसको कौन रन किया इसको। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इसको रन किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये काम इस तरीके से करता है, जो भी एक्सपीरियंट एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको कहा गया है निर्यात बंधुस। जैसे निर्यात बंधुस मतलब मेंटोर्स, उनका वो गाइड करते हैं नए एक्सपोर्टर्स को थ्रू वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और एंड वन ऑन वन एडवाइस के थ्रू। वो बताते हैं कि कैसे इंटरनेशनल बायर्स को फाइंड करना चाहिए, करना कैसे फाइंड करते हैं, अंडर उनको बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि क्या किस तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं एक्सपोर्ट्स को करने के लिए, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मार्केट रिसर्च किस किस तरीके से करते हैं ताकि हम फॉरेन मार्केट्स के डिमांड को समझ सकें। इस स्कीम के अंडर मतलब इसको मेंटोरशिप वगैरह प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल टाउन्स में, रूरल एरियाज़ के जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते थे, वहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया जाता था, और उस इवेंट्स के थ्रू ही उनको एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती थी। ये एग्जांपल है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद देखते हैं गोल क्या है इसका गोल यही है कि जो भी नंबर्स ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं हमारे इंडिया के, उनको इंक्रीज़ किया जाए। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए इंडिया का। जो भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए नॉलेज प्रोवाइड करके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। इसका मेन इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ये था कि जो भी नए एक्सपोर्टर्स और स्मॉल एक्सपोर्टर्स के बीच में जो गैप देखने को मिलता था वो बहुत ज़्यादा पहले था, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद उसका गैप कम हुआ। जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स के बीच में फियर ऑफ फेलियर था, वो भी कम हुआ। हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो अब है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। द मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव था, जो कि इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर दिया गया था अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अब इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम करता था। तो जो भी एक्सपोर्टर्स थे, MES शेड्यूल होता है इसमें। MES शेड्यूल में कुछ गुड्स होते हैं जिनको लिस्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका मेन ये उन अगर कोई भी एक्सपोर्टर है उन गुड्स में डील कर रहा है तो उनको दिया जाता था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स एज अ रिवॉर्ड। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिवॉर्ड था इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज था, और वो परसेंटेज यूजुअली 2% से 5% के बीच में लाई करते थे। और टू टू और 2 से 5% किसके थे? वो FOB का था, मतलब वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स। FOB का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स, अगर मतलब मान लो वैल्यू ऑफ गुड्स कोई है, वो बिफोर शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट जो भी उसकी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं FOB। तो अब देखते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। एक तरीके से कूपन इशू गवर्नमेंट को इशूड कूपन्स होते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये हेल्प करते हैं अपने कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस को पे करने में, जब हम इम्पोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स को।
ये स्क्रिप्ट्स ट्रांसफ़रेबल होते हैं, मतलब अगर एक एक्सपोर्टर को इनका काम नहीं है, वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, तो वो दूसरों को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसका मेन एलिजिबिलिटी था कि इस पे मतलब जो भी लिस्ट थे गुड्स के उसमें मेंशन्ड थे एमआईएस शेड्यूल में, उन तक ही ये एलिजिबल था। इसमें था कि इसमें कुछ-कुछ थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, केमिकल्स थे, फार्मास्यूटिकल्स थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे। अगेन आप एग्ज़ाम्पल को पढ़ लेना। चैलेंजेस इसमें देखने को ये मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स थे जिनको डिलेज़ फेस करना पड़ता था स्क्रिप्ट्स रिसीव करने के लिए, और इस वजह से इस स्कीम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस स्कीम्स ने मतलब बहुत मतलब पूरे प्रोडक्ट्स को इक्वली नहीं ट्रीट किया था। मतलब शेड्यूल बनाया, जिस जो भी शेड्यूल बना था उसके कुछ-कुछ जो भी ऐसा लगता था कि उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उन्हीं गुड्स को ज़्यादा फ़ोकस करके पूरे गुड्स को इक्वली नहीं किया गया था। फिर एमआईएस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है जनवरी 2020 में और रिप्लेस कर दिया जाता है रोड टेप स्कीम से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जनवरी 2021 में। क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज़ किए थे, और एक कंसर्न तो ये था कि ये एमआईएस को प्रोहिबिटेड सब्सिडी को की तरह कंसिडर कर लिया गया था। इसका मेन गोल ये था कि इंडिया के गुड्स को और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, और जो भी कॉस्ट वगैरह है उनको रिड्यूस किया जाए। SEIS सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम ये सेम ही है, MIAS की तरह ही है, लेकिन इसमें मेनली ये सर्विसेज के लिए है। ये किन किन जैसे कि आईटी कंपनीज़ हो गए, टूरिज़्म एजेंसीज़ हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए या कंसल्टेंट्स हो गए, इन 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 सर्विस प्रोवाइडर्स तक मतलब इन ये स्कीम एप्लीकेबल है। इसमें ये किस तरीके से काम कर रहा था, ये सेम ही जिस तरीके से एमआईएस काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा था। इसमें भी जो भी एक्सपोर्टर्स थे उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते थे, और उसका भी मेन वही काम था कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ को पे करने के लिए काम आता था। इसका जो रिवॉर्ड था टिपिकली 3 to 7% तक लाई करता था। यूसेज ऑफ स्क्रिप्ट्स मतलब इसका काम वही था, सेम था एमआईएस का जैसे था, ड्यूटीज़ और टैक्सेस को पे करने के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लो। फिर कंडीशंस क्या-क्या हैं? कंडीशंस इस स्कीम के अंडर ये था कि अगर किसी भी कंपनी के पास ई आईईसी कोड है, मतलब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, तभी वो इस स्कीम के अंडर मतलब फ़ायदा ले सकते हैं। और जो भी कंपनी अर्न कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, चाहे यूएस डॉलर हो, यूरो हो, उनको ही ये स्कीम बेनिफिट कर रहा था। चैलेंजेस क्या हैं? कुछ सर्विस सेक्टर्स थे जो और कुछ स्मॉल स्केल कंसल्टेंट्स थे, उनको लिए बहुत जो भी मिनिमम अर्निंग्स थ्रेशोल्ड सेट किया गया था, वो क्वालिफाई करना काफ़ी चैलेंजिंग था। मेन गोल ये था कि इंडिया के सर्विस सेक्टर को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जैसे कि सर्विसेज हमारे आईटी और टूरिज़्म को मेजर पार्ट है हमारे इंडिया की इकोनॉमी का, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि हमारी जीडीपी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। इम्पैक्ट क्या था, इसने हेल्प किया था हमारे आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन को ग्लोबल पोजीशन में रिप्रेजेंट होने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो इंफॉर्मेशन और रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम है। इसमें ये है द रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम यूज्ड बाय कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन एंड टू सिंप्लीफाई। इस सिस्टम में जो था इसका मेन एम ये था कि जो भी प्रोसेस है ओरिजिन ऑफ गुड्स को प्रूफ करने के लिए उसको सिंप्लीफाई किया जाए। एक तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम था। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या-क्या था। सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम वेयर एक्सपोर्टर रजिस्टर टू डिक्लेयर देयर ओरिजिन ऑफ गुड्स विदाउट नीड इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम एक्सपोर्टर इशू करते थे अपने गुड्स के ओरिजिन को डिक्लेयर करने के लिए, और इसको डिक्लेयर करने के लिए उनको किसी भी तरीके का सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब किसी भी डिफरेंट
वो इन अपने इनवॉइस की हेल्प से ही ओरिजिन को डिक्लेयर कर लेते थे। किस तरीके से ये काम करता था? पहले एक्सपोर्टर्स को अप्लाई करना पड़ता था डीजीएफटी के पास आरईएक्स नंबर के लिए, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम नंबर के लिए, ठीक है। एक बार ये जब रजिस्टर हो जाता था तो वो इशू करते थे स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिन उनके इनवॉइस पे या कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। दिस स्टेटमेंट प्रूव्स दैट गुड्स आर मेड इन इंडिया अलाउइंग द बायर। ये प्रूव करता था कि गुड्स की क्या ओरिजिन है। जैसे गुड अगर इंडिया में बना है तो मेक इन इंडिया करके स्टेटमेंट मिलती थी, और ये हेल्प करता था जो लोअर टैरिफ्स और ज़ीरो टैरिफ्स को क्लेम करने के लिए। इनको कौन यूज़ कर रहे थे? मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वही लोग यूज़ कर रहे थे, ताकि उनको कम से कम लोअर टैरिफ्स पे काम इंपोर्ट्स वगैरह हो पाए। फिर देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एन इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ लेदर बैग्स रजिस्टर्ड विद आरईएक्स सिस्टम। दे एक्सपोर्ट 20,000 वर्थ ऑफ बैग्स टू फ्रांस। ऑन their invoice they include a statement of origin with their RAX number, and the French buyer uses it to get the tariff reduction of 10 to 2%। मुझे लगता है आप लोगों को इसके उसको ये समझ में आ गया होगा। इसका बेनिफिट क्या था? इसने पेपर वर्क को रिड्यूस किया, क्योंकि इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, गुड्स के ओरिजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का सेपरेट सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए थी। और जो भी कस्टम क्लियरेंस थे, इंपोर्ट्स टैरिफ्स वगैरह थे, उनकी जो प्रोसेस था उसको और ज़्यादा स्पीड अप किया गया था। मेन चैलेंजेस क्या थे इसके? स्मॉल एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स में हो रही थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था उनके लिए। उनके लिए हो ऐसा हो पा रहा था कि वो टाइम को उस प्रोसेस को टाइमली नहीं कर पा रहे थे। इसका मेन गोल ये था कि ट्रेड को ईज़ियर बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर पाएँ, और जो भी ओरिजिन सर्टिफिकेशन था उस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया जाए। हम नेक्स्ट देखते हैं स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। हमने ऊपर देखा था, एक बार डिस्कस किया, रोड टेप उसके बारे में ही है। रोड टेप रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम आया था जनवरी 2021 में। इसका मेन ये काम था कि जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज़ पे किए जा रहे हैं एक्सपोर्टर्स के द्वारा उनके प्रोडक्शंस के टाइम पे, उनके टैक्सेस और ड्यूटीज़ को रिफ़ंड किया जाए, जो कि अदर स्कीम्स में रिफ़ंड वाले एलिमेंट को ध्यान नहीं दिया गया था। MIS was discontinued after WTO ruled it violated global trade rules। जो MIS था उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, क्योंकि WTO के अकॉर्डिंग रूल वायलेशन हुआ था। तो इस रोड टेप को डिज़ाइन किया गया था ताकि जो भी डिज़ाइन टू बी WTO, जो भी कंप्लेन WTO का था उसके ऊपर फोकस किया गया था कि जो भी टैक्सेस एक्सपोर्टर पे कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स पे, टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज़ हो गए, उनको रिफ़ंड किया जाए। ये जो स्कीम था, अभी अपने ऊपर जितने भी हमने स्कीम्स देखे वो ज़्यादा एक तरीके से इंसेंटिव्स की तरह था, लेकिन ये एक तरीके से रिफ़ंड के लिए था, ना कि कोई इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा था। इसमें क्या क्या कवर हुए थे? जैसे कि रिफंड्स थे, वैट ऑन फ्यूल यूज इन प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही थी, मंडी टैक्स हो गया जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे यूज़ हो रहे थे। ये जो रिफ़ंड का परसेंटेज था एफओबी का, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि इसमें शिपिंग चार्ज, इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता है एफओबी में। तो रिफ़ंड का जो परसेंटेज था वो 0.5% चले गए, मैक्सिमम 4% तक था। ये स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में ही क्रेडिट होते थे, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में ही क्रेडिट होते थे, और ये ट्रांसफरेबल थे। इनका एलिजिबिलिटी था कि ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे एक्सपोर्टेड गुड्स को कवर करते थे, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, केमिकल हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए। ओवर 8500 प्रोडक्ट्स इसमें कैटेगराइज किए गए थे 2025 डेटा के अकॉर्डिंग। इसका जो प्रोसेस था, पहले हमें आपको अप्लाई करना पड़ता था डीजीएफटी के पास ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प से, और फिर फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ही रिफंड किया जाता था। उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या देखने गए मिले थे? कुछ जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स थे उनको ये चैलेंजेस देखने को मिला था कि उनके रिफ़ंड रेट्स काफ़ी कम थे,
जो कि फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, उनके जो भी कॉस्ट वगैरह थे, उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था और उनको डिलेज़ भी देखने को मिल रहा था प्रोसेसिंग में। मेन इसका गोल क्या था? गोल इसका ये था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाओ और उनके जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज़ के बर्डन है उनको कम किया जाए रिफ़ंड देके। इसका मेन इम्पैक्ट उन एक्सपोर्टर्स को किया था जो कि इन्वॉल्व थे सेक्टर्स में, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, और वो जो कॉम्पीट कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना स्कीम है स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइसेस। The rebate of state and central taxes and levies scheme was introduced in 2019। ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मेन स्कीम उन एक्सपोर्टर्स के लिए था जो कि इन्वॉल्व थे एक्सपोर्ट करने में, जैसे गारमेंट्स हो गए और मेडअप्स वगैरह, जैसे बेडशीट वगैरह हो गया, उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इन पे वो टैक्सेस अप्लाई हो रहे थे जो कि जीएसटी के अंदर नहीं कवर्ड है, जैसे कि स्टेट लेवल टैक्सेस हो गया, सेंट्रल टैक्सेस हो गए, और या फिर कोई भी अदर टैक्सेस जो कि जीएसटी में रिफ़ंड नहीं दे रहे थे। इसमें जो भी एक्सपोर्टर्स थे गारमेंट्स के, जैसे शर्ट्स, ड्रेसेस, मेडअप्स में जैसे बेडशीट, कर्टेन्स, टॉवल्स, इन सारे एक्सपोर्टर्स को पे ये स्कीम बेनिफिशियल था। ये जो रिफ़ंड का परसेंटेज था उनके लिए यूजुअली 1 से 4% के बीच में था ऑफ एफओबी वैल्यू। ये क्रेडिट करा जाता था इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, और फिर जो भी मतलब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का टैक्सेस और ड्यूटीज़ को पेमेंट करने के लिए काम आता था। तो यहाँ पे भी वही सेम ही है। और इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया था मल्टीपल टाइम्स, मतलब काफ़ी सारे द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स एंड एज ऑफ मे 25 इसको काफ़ी बार एक्सटेंड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन ये आज भी एक्टिव है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव है। चैलेंजेस इसका ये है कि इसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ थे, लेकिन उसने ज़्यादा से लिमिटेड रह गए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ तक, और ज़्यादा और भी अदर सेक्टर्स को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया, और एक्सपोर्टर्स को जनरली रिफंड्स वगैरह में डिलेज़ भी देखने को मिला था। मेन गोल था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है इंडिया का, और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए, और प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। इम्पैक्ट क्या था? इस स्कीम ने हेल्प किया इंडिया को कि वो एक पोजीशन बना पाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक पोजीशन बना पाए इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि स्पेशली उन मार्केट्स में जो कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ वाले मार्केट्स में। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। The Export Promotion Capital Goods Scheme allows exporters to import machinery and equipment at zero or reduced custom duties provided they use it to produce goods for export। अगर कोई भी एक्सपोर्टर है जो कि इंपोर्ट कर रहा है मशीनरी और इक्विपमेंट, तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग उसको एकदम मतलब बहुत ही कम रेट, कम अमाउंट पे वो एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब कम टैरिफ वगैरह पे करे, उनको कस्टम्स ड्यूटी ज़्यादा ना पे करना पड़े, या फिर नाम का ही मतलब करते थे। लेकिन उनको दिया गया था जो कि उन गुड्स को यूज़ कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर पाए। देखेंगे अब कि वो किस तरीके से काम कर रहा था। सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को ईपीसीजी लाइसेंस लेना पड़ता था डीजीएफटी से। इंपोर्ट को दे कैन इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, वो किसी मतलब कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर पा रहे थे बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे, या फिर बहुत कम ही इंपोर्ट ड्यूटीज़ को पे करे हुए। उसके बदले में उनको करना पड़ता था, मान लो कि वो किसी अमाउंट से इंपोर्ट किया, उनको एक बार ही उन्होंने इंपोर्ट किया तो जी जितना अमाउंट उसने सेव किया ड्यूटी को ना पे करके, उसके 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तभी उन मतलब इस तरीके से ये स्कीम काम करती है। कौन कौन से एक्सपोर्टर्स इसमें आते हैं? जैसे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ये सारे लोग इसमें फॉल करते हैं, मतलब क्वालिफ़ाई करते हैं स्कीम को कि
एलिजिबिलिटी को पार करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस को कुछ सर्टेन कंडीशंस भी फुलफ़िल करना पड़ता है जो भी लिस्टेड होती हैं। A furniture manufacturer wants to import 10,000 woodworking machine. The normal import duty is 10%. लेकिन अगर EPCG के अंडर देखते हैं तो उनको ज़ीरो ड्यूटी पे कर दे पेड ज़ीरो ड्यूटी बट मस्ट एक्सपोर्ट फर्नीचर वर्थ 6,000 विद इन 6 years। तो 1,000 का 6 टाइम्स 6,000। ठीक है। बेनिफिट क्या था, ये रिड्यूस करा था, जो भी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग, जो भी अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी आ रही थी और उसका जो भी कॉस्टिंग थी वो रिड्यूस हो गई थी एक्सपोर्टर्स की साइड से। इट ऑल्सो हेल्प्स एक्सपोर्टर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स एंड मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसने एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाएं और अपने जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे उनको मीट कर पाएँ। इसके कुछ कंडीशंस है, जैसे एक्सपोर्टर्स मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट टू द DGFT टू मेट देयर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जो भी उन्होंने एक्सपोर्ट जो हमारा 6 टाइम्स वाला हमने कंडीशन देखा, तो एक्सपोर्टर्स को वो प्रूफ देना पड़ता था कि उतने का उन्होंने एक्सपोर्ट करा है। इफ़ दे फॉल टू मीट द ऑब्लिगेशन दे मस्ट पे द ड्यूटी प्लस अ पेनल्टी। अगर वो इन केस फेल हो जाते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे अपने 6 टाइम्स वाले कंडीशन को फुलफ़िल, तो उनको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है और प्लस ड्यूटी जो भी उस टाइम के इंपोर्ट पे लगा था वो भी देना पड़ता है। चैलेंजेस इसका क्या था, स्मॉल एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती थी क्योंकि वो जो भी ऑब्लिगेशन थे उनको मीट नहीं कर पा रहे थे, ग्लोबल डिमांड ड्रॉप्स हो रहे थे। इसका जो गोल था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया जाए और उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। सारे के गोल सेम ही है, एक तरीके से इंपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए ही आया हुआ था। EPCG जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था वो टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव मोटिव और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को इम्प्रूव किया था और उनके प्रोडक्शन को क्वालिटी को इम्प्रूव किया था। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देखेंगे जो कि एक्सपोर्टर्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। हमारा जो पहला है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि फॉर्म किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनका जो मेन फंक्शन है कि वो डेवलप करे इंडिया की जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के को इंक्लूड करती है। जो भी हमने ऊपर पढ़ा उन सारों में, अगर उन सारे स्कीम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का काम होता है ये करना। नेगोशिएट करना ट्रेड एग्रीमेंट्स को, जो भी जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए नेगोशिएट करना अदर कंट्रीज़ से, ओपन मार्केट से, इनका काम होता है। ओवरसी करना कि रोड टेप सीज़ EPCG जो भी स्कीम्स हैं इनको ओवरसीज़ करना कि उनमें कोई भी वायलेशन ऑफ रूल वगैरह तो नहीं हो रहा है ना। एग्जाम्पल है, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लॉन्च द रोड टेप स्कीम इन 2021 टू रिप्लेस MEIS ऑफ आफ्टर द WTO ऑब्जेक्शंस। हमारा जो नेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक बॉडी है जो कि बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर, और ये रिस्पॉन्सिबल है जो जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनका जो मेन फंक्शंस है वो ये है कि वो IEC कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इशू करते हैं, जो कि किसी भी एक्सपोर्टर के लिए मैंडेटरी होता है। मतलब एक्सपोर्टर को ये कोड ज़रूर चाहिए ही चाहिए अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो। यूँ मैनेज करते हैं जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं, जैसे रोडटेप हो गया, EPCG हो गया, सीस हो गया, इन सबको मैनेज करने का काम भी इन्हीं का होता है। कि प्रोवाइड करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके का अगर लाइसेंस वगैरह लेना चाहते हैं गुड्स एक्सपोर्ट करने के केस में, किसी भी तरीके का जो भी इंसेंटिव्स वगैरह बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। जो निर्यात बंधु स्कीम था वो उसको रन भी यही करते हैं। There is an example, an exporter applies for an EPCG license through the DGFT online portals to import a machine duty free। ठीक है। हम देखते हैं थर्ड अपना डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ये हमारी तीसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये मेनली इनका जो फंक्शन है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरह ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ। फंक्शन क्या है इसका? ये प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को जो कि कंट्रीब्यूट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, लाइक टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना पाएँ एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ये सपोर्ट करती हैं इनिशिएटिव्स जो भी बनाई गई है या बनाई जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए ईज़ी हो सके गुड्स को इधर-उधर करना। फिर ठीक है, अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल द डिपार्टमेंट माइट फंड अ न्यू एक्सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर इन अ स्टेट टू हेल्प लोकल बिज़नेसेस। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। इसको बनाया गया था ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज़ को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके, जो कि डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ कर सकती है। इनका फंक्शन ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि किसी भी तरीके का डंपिंग वगैरह तो नहीं करा जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा। डंपिंग का मतलब होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ अपने गुड्स को मार्केट प्राइस से कम दाम पे हमारे इंडिया में बेच रही है, तो उसको कहते हैं डंपिंग। तो ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ होते हैं वो इम्पोज़ करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ताकि जो भी डंपिंग वगैरह जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा, तो वो ना कर सकें। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा के उन चीज़ों को महंगा किया जा सके। अगर मार्केट प्राइस के कम दाम पे फॉरेन कंट्री बेचना चाहती है तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दिया जाए, ताकि अगर वो इंडिया में आते आते वो गुड्स महंगा हो जाए। और इस तरीके से हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट होने से प्रोटेक्ट किया जाए। ये हेल्प करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को फ़ाइट करने में, कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के में, तो उस वक्त पे। देयर इज़ एन एग्जांपल, इफ़ अ चाइनीज़ कंपनी डंप्स चीप स्टील इन इंडिया हार्मिंग इंडियन स्टील एक्सपोर्टर्स। अगर चाइनीज़ की कंपनी अगर डंप कर देती है हमारे चीप स्टील को, मतलब चीप स्टील प्रोवाइड कर रही है हमारे इंडिया में, तो जो भी हमारे इंडियन स्टील एक्सपोर्टर्स हैं उनकी इनको हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो जो DGTR होते हैं वो इम्पोज करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ताकि जो भी चाइनीज़ स्टील है वो महंगी हो पाए इम्पोर्ट होते होते। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है एक्सपोर्टर्स को कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में। इनका फंक्शंस ये होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं मार्केट रिसर्च, जो भी क्या कहते हैं ताकि बायर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में। ऑर्गेनाइज़ कराती हैं ट्रेड फेयर्स और बायर सेलर मीट, जहाँ पे बायर सेलर मिल सकें और अग्रीमेंट कर सकें, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। ऑफ़र करती है ट्रेनिंग, ताकि एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को समझा जा सके और अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले प्रोसेस को हम कर सकें। There is an example कि an apparel export promotion council supports garment exporters, and the electronics and a computer software EPC helps IT and electronic exporters। IT हो गया, IT इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, गारमेंट एक्सपोर्टर्स हो गए, इन सारे इंडस्ट्रीज़ इसमें इस स्कीम में कवर्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सेकेंड क्या हो गया, ओके। अब हम देखते हैं कमोडिटी बोर्ड्स। ये गवर्नमेंट बैक्ड बोर्ड्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं उन एक्सपोर्टर्स को जो कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में इंगेज्ड हैं। उनका जो फंक्शन होता है वो प्रमोट करना, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गए, रबर हो गया, इन गुड्स को प्रमोट करना, इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना ग्लोबल मार्केट्स में। उनको क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ताकि जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करके वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सकता है। फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इन इस ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के द्वारा, ताकि ब्रांडिंग मार्केटिंग में हेल्पफुल हो सके। जैसे एग्जांपल है, अ टी बोर्ड ऑफ इंडिया हेल्प्स टी एक्सपोर्टर्स विद मार्केट प्रमोशंस एंड क्वालिटी चेक्स, and the spices board support exporters of Indian spices like turmeric and cardamom। हम देखते हैं एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ये इंश्योर करती है कि
जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स के, वो फुल क्वालिटी के हों, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हों हमारी कंट्री में इंपोर्ट होने से पहले। कोई भी कंट्री हमें ऐसे बेकार सा तो गुड्स ना मतलब दे दे। ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल मैनेज करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी गुड्स जो शिप हो रही है अदर कंट्री से, तो उनको शिप होने से पहले पहले उस गुड्स को इंस्पेक्ट किया जाए, सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ उसको खाने से, उन गुड्स को कंज्यूम करने से ना हो। ये अलाइन किए गए हैं इंटरनेशनल एजेंसीज से, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, इंडियाज़ के स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाए ग्लोबल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसमें एग्जांपल है, एन एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प टू द यूएसए नीड्स एन आईईसी सर्टिफिकेट to prove the shrimp in free of harmful bacteria, ensuring it isn't rejected at a US port। और यहीं पे हमारा जो थर्ड यूनिट है इसका ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 पे बनाएंगे। और क्या कहते हैं, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मतलब मुझसे परचेज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे, मतलब इंस्टाग्राम लिंक पे, आपको मेरे को मतलब डीएम करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।